Welcome students in this another video lecture of non-conventional energy resources। अभी तक हमने एनर्जी के जो चार मुख्य क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उनको देखने की और समझने की कोशिश की, जिसमें प्रमुखता कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, उसके बाद क्या बोलते हैं आपका कमर्शियल, नॉन कमर्शियल एक्सेट्रा। इस तरीके से हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये वर्गीकरण समझने की कोशिश की। अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द एनर्जी सोर्सेस, और इस एनर्जी सोर्सेस को हम किस तरीके से सही डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और क्या ये एनर्जी एग्जैक्टली हमने इसकी चूंकि डेफिनेशंस वगैरह सभी देख रखी है, तो क्या इस एनर्जी सोर्सेस को हम सही तरीके से किसी एक फॉर्मेट में लाकर समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ये एनर्जी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे हम इसे उत्पन्न कर रहे हैं, और भविष्य में भी हमको कितनी एनर्जी लगेगी। ये सारे पैरामीटर्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो टेंटेटिवली ये सारे आपके पास इस टेबल में आपको दिए हुए हैं। जैसे ये जो बॉक्स है आप देख सकते हैं, ये कमर्शियल एनर्जी का है। कमर्शियल एनर्जी है हमारी जनरेशन में 92%, 92% एनर्जी हम खरीदते हैं। यदि आप इस टेबल को भी ना समझ पाए तो आप अपने थोड़ा सा ध्यान लगाएं, तो आप पेट्रोल खरीदते हैं, बिजली आप खरीदते हैं, घर की एलपीजी, जिनके घर गैस सिलेंडर्स हैं, ऑफ कोर्स अभी सबके घर गैस सिलेंडर्स हैं। गवर्नमेंट बहुत प्रयत्न कर रही है कि सभी लोगों के घर में एलपीजी की उपलब्धता हो, तो ये भी एक कमर्शियल है। तो ऑलमोस्ट हम 92% कमर्शियल एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो नॉन कमर्शियल एनर्जी है, ये अभी 8% के नियर अबाउट है। और जब हम इसको कमर्शियल और नॉन कमर्शियल को कौन कौन सी इसमें हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो हम कमर्शियल में पाते हैं मुख्यतः कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, हाइड्रो। ये सब कमर्शियल एनर्जी का प्रयोग है। ये सबसे हम मुख्यतः बिजली बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी से बिजली बनाते हैं। लास्ट लाइन में हमने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस से हम गाड़ियां भी चलाते हैं, और साथ ही साथ दूसरे जो प्लांट्स हैं जिसमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे गैस, जैसे स्टील प्लांट, जैसे सीमेंट प्लांट, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट, इनमें भी हम मुख्यतः इसका प्रयोग करते हैं। तो कोल मुख्य रूप से 32%, ऑयल 38%। अब ये ऑयल से हम एनर्जी भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं। लेकिन ये चूंकि कमर्शियली है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑयल इज 38%। ठीक इसी तरीके से नॉन कमर्शियल एनर्जी को यदि हम देखने की कोशिश करें, तो वुड, डंग यानी कि काऊ डंग, मोस्टली जो हम गोबर का कंडा का प्रयोग करते हैं वो, और लास्ट में वेस्ट जो हम और भी फसलों से बचा हुआ जैसे पैरा, ये सब जलाते हैं, तो उससे भी हम एनर्जी जनरेट करते हैं, दैट इज 0.3। इस वेस्ट में आपका मुख्यतः जो ये है, ये बैगेसी होता है। जो गन्ना होता है, उस गन्ने को जब हम क्रश करते हैं, गन्ने में से रस निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर इस वेस्ट का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज आप गन्ना लेंगे, गन्ने को निचोड़ कर गन्ने का रस पी लेंगे, तो गन्ने का जो बचा हुआ एक्सट्रैक्ट है, जिसको हम बैगेसी कहते हैं, शुगर केन का, उस बैगेसी को हम जलाकर एनर्जी जनरेट करते हैं। तो जहां पर शक्कर कारखाना होता है, वहां पर मुख्यतः गन्ने के रस से गन्ना निकाला जाता है, गन्ने के रस से रस निकाला जाता है, और वो जो गन्ने का बचता है बैगेसी, उससे उसी को बॉयलर में डालकर जलाया जाता है, और एनर्जी प्रयोग करके स्टीम बनाकर शुगर की जो प्रोसेस है उसमें रीयूज किया जाता है। अब इसी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, चूंकि मुख्यतः हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में डिफरेंस सही ढंग से समझेंगे नहीं, तब तक हम इसको सही तरीके से जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं।
तो हम हमें यदि एक चार्ट बनाए, चार्ट टाइटल इसी एनर्जी के लिए, तो देखते हैं सबसे ज्यादा जो हमारा परसेंटेज है 32 या 33, इसको ये 32.5 है, इसको 33 लिया गया, तो ये 33% कोल का है। 38% हमको जरूर पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑयल दिखता है, बट ये थिंग इज कि ये जो है इसका जो परसेंटेज है ये मुख्यतः गाड़ियों में प्रयोग होता है। हम इससे एनर्जी प्रयोग का यूज नहीं करते, हम अपने ट्रांसपोर्टेशन पर बेस्ड है, स्पेसिफिकली इस ऑयल पर डिपेंडेंसी जो है हमारी। थर्ड आता है नेचुरल गैस, इसका भी कंजम्पशन अब बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर। अब इसमें आप देखेंगे कि कोल, ऑयल, न्यूक्लियर ये सब किस में आते हैं? ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में आते हैं। रिन्यूएबल नहीं है, ये डिप्लेशन हो जाएगा, इनका खत्म हो जाएंगे। और हमें ये नॉन कमर्शियल एनर्जी से वुड डंग वेस्ट को क्यों कम करना है और पूरी कंप्लीटली 100% क्यों होना है कमर्शियल में? क्योंकि एक, जैसा हमने पिछली साइज और क्लासेस में देखा, हम इसे नोट नहीं कर सकते कहीं पर भी। साथ ही साथ ये डिप्लेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये रीयूज सही ढंग से नहीं हो रहे हैं। इसको सही ढंग से रीयूज करने के लिए हमें इसे कमर्शियल एनर्जी में बदलना पड़ेगा। ये हमारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए कि हम अपने घर में प्रयोग या डे टू डे लाइफ में जो भी हम एनर्जी का प्रयोग करें उसको हम कमर्शियल एनर्जी के रूप में प्रयोग करें, ना कि नॉन कमर्शियल एनर्जी में। तो ये एनवायरनमेंट पर भी एडवर्स इफेक्ट, एक गलत इफेक्ट डालता है। इसी तरीके से इस चार्ट में आपको बाकी के सारे जो फ्यूल्स है वो सही ढंग से आपको मिलेंगे। तो ये कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी का एक सही प्रारूप है। अब हम इसे फर्दर और हम और इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज हाइड्रो, न्यूक्लियर और ये कोल, बिकॉज कोल इज मोस्टली यूज। हम ज्यादा ऑयल का ये नहीं लेंगे, हम सिर्फ कोल का लेंगे, बिकॉज कोल इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे लास्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया कि कोल इज डिप्लेटिंग, कोल एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा और कोल से ही हम मोस्टली थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, जिसकी की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो अब इस टेबल को हमने यहाँ पर और आगे देखने की कोशिश की है। फ्रॉम अबाउट टेबल वी सी दैट द नॉन कमर्शियल सोर्सेस कंट्रीब्यूट्स अ ह्यूज 8% ऑफ टोटल एनर्जी डिमांड। यानी कि फ्रॉम, ये आप टेबल से देख सकते हैं कि 8% है हमारी टोटल एनर्जी डिमांड नॉन कमर्शियल सोर्सेज की। ये आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 8, यदि इनको जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 8% है। अब यदि इसे हम और फर्दर स्टडी करें तो दिस इज 4 times द एनर्जी प्रोड्यूस बाय हाइड्रो, मतलब 8 गुना। यदि हाइड्रो देखें 2% है हाइड्रो, ये टोटल 8% है, तो हाइड्रो का 4 गुना, 4 दूनी 8, तो 8% कमर्शियल, नॉन कमर्शियल एनर्जी है। तो हाइड्रो में हम सिर्फ मात्र 2% एनर्जी का प्रयोग करते हैं, जबकि असली में हम 8, मतलब 2 गुना, 4 गुने का फर्क है अंदाजन। यदि हम न्यूक्लियर एनर्जी के सापेक्ष में देखें तो ये 60 टाइम्स है, 60 गुना। ये देखिए 8% कितना छोटा लगता है, और चूंकि हम अपने एनवायरनमेंट में आसपास इस नॉन कमर्शियल एनर्जी को देखते हैं तो हमको लगता है अरे क्या हो, उसमें कुछ होता तो है नहीं। बट द थिंग इज कि यदि आप इसको न्यूक्लियर से देखें तो इसका तकरीबन 60 गुना ये नॉन कमर्शियल एनर्जी, मतलब हम कितना कम बनाते हैं और हमारा उपभोग नॉन कमर्शियल पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है। ये सेंटेंस को पढ़ेंगे। इन डेवलपिंग नेशन द नॉन कमर्शियल सोर्सेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनर्जी सप्लाई। जो डेवलपिंग नेशन है, इन भारत हमारा देश क्या है? डेवलपिंग नेशन है। अमेरिका, यूएसए, सिंगापुर ये डेवलप्ड नेशन है। तो डेवलप और डेवलपिंग और या अंडर डेवलप, इस टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है?
वहां पर एनर्जी का सही तरीके से कैलकुलेशन होता है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल। भारत में चूंकि नॉन कमर्शियल तकरीबन 8% है, इसलिए इसका हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं। सो इन डेवलपिंग कंट्री नॉन कमर्शियल एनर्जी से ही लोग अपना काम चला लेते हैं, वो कमर्शियल एनर्जी पर जाते ही नहीं है। नॉन कमर्शियल एनर्जी को हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ये इसका दूसरा रीजन है। एंड दिस डिपेंड्स इज लाइकली टू ग्रो कंटिन्यूअसली अनलेस सम अल्टरनेटिव सोर्सेस आर अडॉप्टेड। और ये जो 8% है ये बढ़ता ही जाएगा इन फ्यूचर, यदि हमने एनर्जी के दूसरे सोर्सेस अवेलेबल नहीं करवाए तो लोग जो हैं वो नॉन कमर्शियल एनर्जी का प्रयोग बहुतायत में करेंगे। इससे बचने के लिए हमें इस 8% को कमर्शियल एनर्जी में तो बदलना ही है, साथ ही साथ इसे रिन्यूएबल एनर्जी में भी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि वुड, डंग, वेस्ट, यदि हम इसे कमर्शियल एनर्जी में गिनना चाहते हैं तो हमें इसके रिसोर्सेज सही ढंग से पता करना पड़ेंगे, जिससे कि इसको सही ढंग से कन्वर्ट करा जा सके। सपोज बायोमास, इट्स अ रिन्यूएबल प्रोसेस, तो बायोमास में के द्वारा हम इसे सही ढंग से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो बचा हुआ प्रोसेस से बचा हुआ प्रोडक्ट है, उसको भी हम अपने खेतों में डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने कल लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक एग्जाम्पल दिया था बायोगैस का, जो हम गोबर की स्लरी डालकर हम उसमें डालते हैं और उससे अपने घर का गैस जलाते हैं, बर्न करते हैं गैस, जो हम एलपीजी से करते हैं, हम सीधे डायरेक्ट गोबर गैस की सहायता से करते हैं। आपको याद होगा, आप में से मोस्टली ने ये गोबर गैस देखा होगा। तो जो हम गोबर गैस को से गैस निकालते हैं और उसका प्रयोग पूरी तरीके से कर लेते हैं, तो उस गोबर गैस से जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, दैट इज स्लरी, वो खेतों में बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आप उस स्लरी को सुखाकर खेतों में छिड़क दीजिए तो वो आपकी फर्टिलाइजर का काम करेगी। साथ ही साथ जैविक यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको वो काफी सहूलियत देगी। एक और स्लाइड देखते हैं अब हम कि ये कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये इसका कितना यूज इंडिया में है। ये तो ओवरऑल था कमर्शियल नॉन कमर्शियल के हिसाब से। अब हम देखना चाहेंगे कि इन वेरियस सोर्सेस का रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल इसमें कितना योगदान है। अभी तक हमने देखा ये कंप्लीटली टेबल कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में देखा। अब हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में, और वो भी इंडिया में कितना है, इसका हम देखना चाहेंगे। तो एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं इंडिया में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले? कोल, ऑयल। ये देखिए ऑयल वापस 0.2% हो गया, जैसे पहले कुछ 36% था, अब वो 38% था, अब वो कम हो गया, बिकॉज एनर्जी में हम उसका डेवलप करते हैं, लेकिन मोस्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडस्ट्री में ये ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। ऑयल 0.2%, नेचुरल गैस 7.2%, न्यूक्लियर 2, यानी कि कोल 56.9%। और ये कौन से सोर्स है? नॉन रिन्यूएबल। ये पृथ्वी में जैसे जितनी ज्यादा हम एनर्जी इनकी सहायता से करेंगे, ये खत्म होते जाएंगे। ये एक सर्टेन लिमिट तक ही पृथ्वी हमको सस्टेन कर सकती है। सस्टेनेबल नहीं, प्रोडक्ट्स नहीं है। सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक साथ देने वाले, वी कॉल इट सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल ये नहीं है। तो रिन्यूएबल जितने हैं वो कितने परसेंट से हमें 33.7% से मात्र हम एनर्जी सोर्सेस को रिन्यूएबल में बदल रहे हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो प्रमुखतः हाइड्रो 14.2, ये लंबे समय से भारत में हमारे देश में एक रिन्यूएबल सोर्स के रूप में प्रयोग हो रहा है। कई मुख्य बड़ी नदियों पर डैम बने हुए हैं, उस डैम को रोककर उसके पानी से हम बिजली का जनरेशन कर रहे हैं। सोलार देखिए कितना कम है, 6.9%, कितना कम है। सूर्य हमें पूर्ण रूप से 365 दिन, क्योंकि हम भूमध्य रेखा के नीचे कर्क रेखा की पर स्थित है भारत, हमारा देश जो है,
लेकिन उसका हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। 365 दिन की अवेलेबिलिटी होती है, फिर भी हम सूर्य की रोशनी का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। विंड 10%, सोलर से ज्यादा विंड है 10%। और बायोमास जो हम आपसे अभी बात कर रहे थे, बायोगैस, इस पर भी हमारी डिपेंडेंसी मात्र बहुत कम 2.6% है। हमारे देश में इतना कैटल फीड मौजूद है। कैटल फीड मतलब गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां कई बहुत संख्या में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके जो एक्सट्रैक्ट है, कैटल एक्सट्रैक्ट, उससे हम कोई भी एनर्जी उतने स्तर पर नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं? यदि हम रिन्यूएबल में देखें तो सोलर में सबसे ज्यादा, विंड में और ज्यादा, हाइड्रो में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये हाइड्रो हम तीसरे नंबर पर आ जाएगा यदि हम सोलर और विंड पर और बायोमास पर दें, तो शायद चौथे नंबर पर हाइड्रो आएगा यदि हम इन तीनों को बढ़ाने की शुरुआत करें। तो इस चार्ट टाइटल में देखें तो 57% जो है कंजम्पशन वो सिर्फ कोल का है। तो कोल से ही हम सब चीजें, सब इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली भारत देश में बनाते हैं। लेकिन अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके प्रयासों से अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारी डिपेंडेंसी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रही है। ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आप यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कोल खत्म हो जाएगा, ऑयल खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर एक सर्टेन टाइम के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। हाइड्रो ये कभी खत्म नहीं होगा, जल कभी खत्म नहीं होगा। आसमान से ऊपर से हम हर साल बारिश आती है कंटिन्यूअसली, यदि एक साल नहीं आई तो दूसरे साल जरूर आती है। सोलर 365 दिन अवेलेबिलिटी है। विंड सदा चलती है, बिना विंड के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। आपको पता है हवा चलती ही रहती है। हमारा जो भारत है वो एक इस तरीके से सेट है कि जिसमें हमको पश्चिमी हवाओं से चेंज होता है ग्लोब में नीचे, वो मैं अलग स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ही। और बायोमास हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूद है। सूखी पत्तियां, इसको बायोमास को और ढंग से समझे, सूखी पत्तियां, हमारे घर से बचा हुआ खाना, गीला कचरा, यदि हम इस सबको भी एक जगह किसी जनरेटर में डालें तो वहां से भी हम मीथेन गैस बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी सपोज हमारे यहाँ 10 गाय हैं, हमने गाय, जिस तरीके से ट्रेंड रहता है गाँव में, गायों को खुला छोड़ दिया, तो गाय यदि कहीं पर जाकर काऊ डंग को एक्सट्रैक्ट करती हैं तो उस काऊ डंग को जो है वो गोबर वहीं पर पड़ा रहता है, सूख जाता है, किसी काम नहीं आता। यदि यही काऊ डंग हम प्रॉपरली कलेक्ट करें और उसको किसी बायोगैस प्लांट में डालें, जिससे कि हमें मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है और वो मीथेन गैस की उत्पत्ति से हम अपने घर का चूल्हा जला सकते हैं। बट अभी क्या होता है, वो गाय का जो गोबर है वो वहीं रहता है, वहीं सड़ के मीथेन बनती है, मीथेन बन के एटमॉस्फेयर में जाती है एंड इट हार्म्स द एटमॉस्फेयर। और जो गैसेस है उनके बारे में हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। एक और इसमें जो मुख्य, अभी तक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को देखा और साथ ही साथ ये समझ लिया कि ये दोनों हमें कितने इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम कितनी एनर्जी और हमारी डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा होनी चाहिए बजाय नॉन रिन्यूएबल पे। ये एटलीस्ट बैलेंस होना चाहिए 50-50%, और फिर आगे आने वाले सालों में ये 50 से कम हो जाए और ये 50 से बढ़ जाए, इस तरीके से। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसलिए हम अपनी जो रिसोर्सेस हैं इसको हम अभी बढ़ा रहे हैं और आगे आने वाले साल में, कई सालों में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका और डिटेल अध्ययन करेंगे। इसमें अब हमने आज के यदि वीडियो लेक्चर में देखा तो हमने देखा कि व्हाट आर द कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, और उसमें कितनी एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इस पर हमारी कितनी डिपेंडेंसी है, कितनी हमारी इसके ऊपर
डिपेंडेंसी मतलब हमारा इसके ऊपर झुकाव है, इसको भी हम ने देखा। लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी बनाने के बाद उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसको अब देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कहाँ पर इस एनर्जी का प्रयोग हम करते हैं। हमने एनर्जी बना ली, कमर्शियल से भी बना ली, बनती कैसी वो भी देख ली। भारत में कितने सोर्सेस हैं नॉन रिन्यूएबल के और कितने रिन्यूएबल के, ये भी हमने देख लिए। लेकिन अब ये एनर्जी यदि हम पैदा करते हैं किसी भी प्लांट से या किसी सोर्सेस से, तो उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में यही देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन है 1999-2000 का, सेक्टर वाइज। अब ये सेक्टर क्या है इसको देखते हैं। अब हमने एनर्जी को सही ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री जो होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी का प्रयोग करती है हमारे देश में। ये 99-2000 का जो चार्ट है ये कहता है कि भारत देश में इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करती है, मोर देन 50। क्यों? इंडस्ट्री चलेगी तभी हमारे देश का जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। उस प्रोडक्ट जो भी रिक्वायर्ड है वो हम बनाएंगे, उससे लोगों को रोजगार मिलता है और हम दूसरे देशों को ये इंडस्ट्री से हम एक्सपोर्ट करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस ओनली, दिस इज द ओनली। 5%, मात्र 5% एग्रीकल्चर में प्रयोग होता है एनर्जी का। अदर्स अनअकाउंटेड जो है वो 14, रेसिडेंशियल देखिए 10%, ट्रांसपोर्ट 22%। इस ट्रांसपोर्ट में आपका कमर्शियल एनर्जी इंक्लूडेड है जो 38% थी। तो अब हम इसको यदि और डिटेल अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इंडस्ट्री ठीक है, इंडस्ट्री अपने नॉर्म्स से चलती है। वहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है स्टेट वाइज, सपोज छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CSEB, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो MP मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MPEB, महाराष्ट्र में जाएंगे तो MSEB महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ऐसे हर स्टेट के अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहते हैं। तो वो इंडस्ट्री का वो बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री पर गई, कौन सी इंडस्ट्री अपने सही इससे चल रही है कि नहीं चल रही है, इस तरीके से कई। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में यदि आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में पंप हम जो अमाउंट निकालते हैं वो हम डिपेंड रहते हैं, चूंकि हमारी डिपेंडेंसी बिजली पर रहती है ज़्यादा, तो हम बिजली पर डिपेंड रहते हैं। और यदि आपका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है तो हम और बड़े पंप लगाते हैं जिससे कि हमारी एनर्जी कैपेसिटी बढ़ती रहती है। यदि पानी का लेवल हम इतना ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का दोहन करें ज़मीन से तो हमें बड़े पंप लगाने पड़ते हैं। आपने सुना होगा कि बोरवेल बोर करते समय आप 100, 150, 200 फीट इस तरीके से जाते हैं। लेकिन कई क्षेत्रों में भारत में जहाँ पर खेती मुख्य फसल है वहाँ पर 350 फीट 400 फीट से भी ज़्यादा के बोर मौजूद हैं, अवेलेबल है। रेसिडेंशियल जो हम अपने घर में बिजली का प्रयोग करते हैं, ये रेसिडेंशियल में मात्र 10% है। इस पर मैं अभी और डिस्कशन करेंगे हम। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है वो मात्र 22% है जो हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डालकर उससे उसका प्रयोग करते हैं। नाउ द रेसिडेंशियल 10%, इस पर ध्यान देंगे। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हमने पूर्व की स्लाइड्स में देखा। हमारा कंट्री क्या है, हमारी जो भारत देश है वो क्या है, वो डेवलपिंग कंट्री, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रही है धीरे धीरे। आज से यदि 10 साल पहले हम अपने घरों की स्थिति देखें तो शायद हमारे घर में फ्रिज नहीं थे, शायद हमारे घर में कूलर भी नहीं था, शायद हमारे घर में किसी के घर में पंखे भी नहीं थे। तो ये अब सुविधा धीरे धीरे हम अपने घरों में बढ़ा रहे हैं। फ्रिज लाते हैं, कूलर लाते हैं, गर्मी में हम कूलर चलाते हैं। शायद 365 दिन यदि जब भी गर्मी लगे तो हम घर में पंखा चलाते हैं। लेकिन हम एयर कंडीशनर की यदि बात करें तो अभी हम हमारे घरों में, सभी के घरों में एयर कंडीशन यानी कि एयर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर यदि इसके हिसाब से देखें तो अभी हमारे घरों में एयर कंडीशनिंग का जो यूनिट है वो बहुत कम घरों में लगा हुआ है।
इन फ्यूचर जैसे हमारे 10 साल पहले हमारे घरों में फ्रिज नहीं था, अब है, कूलर नहीं था, अब है, शायद आज से 10 साल बाद हम सब के घर में एयर कंडीशन लगा होगा, जिससे जिसकी की सुविधा की हम उपभोग करेंगे। तो ये यदि रेसिडेंशियल बढ़ता रहेगा तो हमको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। सपोज इंडस्ट्री 49% है आज, हो सकता है ये 2000 का डेटा है, हो सकता है अब इंडस्ट्री 75% हो, तो इंडस्ट्री ज़्यादा लग गई हूँ, लोगों को रोजगार मिलता है, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्री का ही योगदान हमारे जीडीपी में रहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं किसी भी देश की। तो इस तरीके से हर क्षेत्र का अपना अपना योगदान रहता है किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ में। तो अब एग्रीकल्चर का 5% है, इसका मतलब एग्रीकल्चर का योगदान 5% नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी कंजम्पशन है। तो हर सेक्टर इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग दिस रेसिडेंशियल ऑल्सो। और यदि हम इन सब का कैलकुलेशन करें तो आने वाले फ्यूचर में हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। ये 1999 और 2000 का डेटा है, आज हम 20 में है, यानी कि 2020 में ये सेक्टर की परसेंट कम या ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स, और इसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे आगे आने वाले 20 सालों में हमारा और कितना ज़्यादा सेक्टर के एरिया से यदि हम देखें तो कितना ज़्यादा हमारा जो दोहन है हम वो करेंगे। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कन्वेंशनल एनर्जी से उत्पन्न होने वाले जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियस, ये डिफरेंट जो सोर्सेस हैं इनकी सहायता से कैसे हम एनर्जी का उत्पन्न करते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।